हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप घर पे सभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं और आपकी जो स्टडी है वो आप रेगुलरली कर रही हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिस्ट्री में हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स एंड दैट इज एम्पायर रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के बारे में हमने रीड किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि ये जो रोमन एम्पायर था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, साथ में इसका जो सोशल जो स्ट्रक्चर था वो किस टाइप का था, कौन सा किंग था जो सबसे कह सकते हैं जिसके टाइम पीरियड को सबसे अच्छा माना जाता था। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। अब इसके बाद देखते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में अब हम देखेंगे इसमें कि जो इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, जो आर्थिक गतिविधियां थी वो किस प्रकार की थी। रोमन एम्पायर में कहते हैं कि जो दूसरे कंट्रीज थे उनके साथ भी इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था, आयात निर्यात था, वो चलता रहता था। इनके पास जो ज्यादा प्रोडक्शन होता था उसको ये बाहर बेचने के लिए जाते थे, और बाहर से अगर इनके जो एम्पायर था उसमें किसी चीज की लेक थी, कमी थी, तो उसको वो ये बाहर से एक्सपोर्ट उसको करते थे। तो यही है कि जो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो बाकी कंट्रीज के साथ भी चल रहा था। अब किसका होता था? वीट एंड वाइन। वीट और वाइन जो गेहूं और उसका था, ये स्पेन के साथ करते थे व्यापार, स्पेन कंट्री के साथ। उसके बाद ओलिव ऑयल, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओलिव ऑयल जो जैतून का तेल था वो बाहर से मंगवाया जाता था, और किन में आता था वो? M4 में आता था। M4 किसको बोलते थे? एक ऐसे इस टाइप के कंटेनर होते थे जिनमें जो ओलिव ऑयल होता था उसको कह सकते हैं कि पैक करके लाया जाता था, सील करके लेके आया जाता था, और जिन कंटेनर्स को क्या बोलते थे? M4 बोलते थे। अब उसके बाद आते हैं एक और जो रूलर थे इनके, शापुर फर्स्ट। इससे पहले हमने रीड किया था, आपने इसके बारे में पढ़ा था कि जो रोमन एम्पायर के फाउंडर के रूप में हमने रीड किया था अगस्टस को, महान एक रूलर के रूप में। साथ में उनके जो सक्सेसर थे टिबेरियस, उनके बारे में हमने रीड किया था। टिबेरियस भी क्या थे कि वो दोनों का जो टाइम पीरियड था वो रोमन एम्पायर में क्या माना जाता है? बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद एक और जो किंग है, रूलर है इसके, शापुर फर्स्ट। द ट्रेनियंस रूलर हैड इरेक्टेड द रोमन आर्मी एंड इवन कैप्चर्ड द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ। शापुर फर्स्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जो आर्मी थी उसको इरेक्टेड किया, यानी कि उसको हटा दिया, और साथ में ईस्टर्न कौन से पार्ट पे कब्जा कर लिया था, कौन से पार्ट के ऊपर रूल कर रहा था? ये ईस्टर्न जो रोमन एम्पायर था उसके ऊपर रूल करने लगा था शापुर फर्स्ट। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। जब बात आती है रोमन एम्पायर के एंटरटेनमेंट की, उनके मनोरंजन के साधन की, तो कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थे ये। रोमन एम्पायर में कौन कौन से ऐसे सोर्स थे जिससे कि जो सोसाइटी थी, समाज थी, वहां के लोग थे, वो अपना एंटरटेनमेंट करते थे। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है कोलोजियम। एक ये वर्ड है कोलोजियम। कोलोजियम का मीनिंग क्या होता है? ह्यूज प्लेस वेयर फोर्ट विद बीस्ट 60,000 पीपल यहाँ पर बैठ सकते थे। एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, एक बहुत बड़ा स्टेडियम टाइप का स्ट्रक्चर था जिसमें क्या किया जाता था? जिसमें लड़ाइयां करवाई जाती थी, जो जंगली जानवर होते थे और जो गुलाम लोग होते थे, जो दास होते थे, स्लेव्स होते थे, उनके बीच में। अब ये जो स्टेडियम था इसको बोला जाता था कोलेजियम। अब जो कोलेजियम होते थे उसमें क्या होता था कि करीब करीब 60,000 पीपल वहां पर बैठ सकते थे, यानी कि 60,000 लोगों के बैठने की वहां पर व्यवस्था की गई थी, ऐसा सिस्टम किया गया था। और वहां पर क्या काम करवाया जाता था कि जो जंगली जानवर होते थे उनकी आपस में लड़ाइयां करवाई जाती थी। जंगली जानवरों की लड़ाइयां, जो स्लेव्स वगैरह होते थे, दास वगैरह होते थे, उनके साथ उनकी लड़ाइयां करवाई जाती थी। तो ये एक मेन सोर्स था इनका, एक मुख्य स्रोत था किसका? एंटरटेनमेंट का, इनके मनोरंजन का। क्या? कोलेजियम। और इसमें किसके साथ जो लड़ाइयां होती थी वो या तो जंगली जानवर होते थे, फिर और साथ में जो दास होते थे। मैंने आपको बताया था जो इनका सोशल स्ट्रक्चर था उसके बारे में, कि जो दास होते थे उनके साथ उनकी लड़ाइयां करवाई जाती थी और इसके द्वारा लोगों का मनोरंजन किया जाता था। सेकेंड, एम्फी थिएटर। अब एम्फी थिएटर की हम बात करते हैं तो एम्फी थिएटर्स क्या थे? इट वॉज यूज्ड फॉर मिलिट्री ड्रिल, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। अब देखो उसके बाद बात आती है, इट वॉज यूज्ड फॉर मिलिट्री ड्रिल, यानी कि मिलिट्री के जो लोग होते थे, सैनिक जो लोग होते थे, उनके लिए मनोरंजन का जो साधन था वो एम्फी थिएटर के रूप में था। एम्फी थिएटर में सभी लोग ये अपना मनोरंजन करते थे। तो मैंने आपको दो सोर्स बताए, एक कोलेजियम,
कोलेजियम के ऊपर कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है, तो कोलेजियम आपको अच्छे से समझ आएगा कि कोलेजियम क्या होते थे, जहाँ पर जंगली जानवर, ऐसा बड़ा स्टेडियम, एक ऐसा बड़ा प्लेस जहाँ पर कह सकते हैं कि जो जंगली जानवर होते थे उनकी लड़ाइयां करवाई जाती थी, किसके साथ, स्लेव्स के साथ। दूसरे एम्फी थिएटर, ये किसके लिए होते थे, ये होते थे मिलिट्री के लिए, फोर्स के लिए होते थे। अब उसके बाद देखते हैं इसकी इंडस्ट्री और फोर्स के बारे में, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट के बारे में। इंडस्ट्री और क्राफ्ट यानी कि इनके उद्योग कौन कौन से थे। मिंटिंग, मिंटिंग क्या होता है, मिंटिंग होता है कि जब आप की जो मुद्रा होती है, आपकी जो मनी होती है, उसमें जब आप उसको छापने की जो प्रक्रिया होती है, ढालने की जो प्रक्रिया होती है, जो सिक्के वगैरह होते हैं उनको बनाने की जो प्रोसीजर होती है, वो कहाँ पर होती है, मिंट में होती है, और इसको क्या कहा जाता है, मिंटिंग। मिंटिंग के लिए जब हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं तो टकसाल बोला जाता था उस टाइम में इसको, कि टकसाल में जो सिक्के ढालने की प्रक्रिया होती थी उसको बोला जाता है मिंटिंग। उसके बाद आता था माइनिंग। माइनिंग का हमको सभी को पता है कि जो खाने वगैरह होती है, जिनमें खदानों में जो भी कोयले वगैरह निकालने का या किसी भी प्रकार का मटेरियल निकालने के लिए जो खानों में, खदानों में काम होता है, वो होता है माइनिंग का। उसके बाद मैंने आपको बताया था M4। M4 बनाने की जो प्रोसीजर थी, ये भी एक इनकी इंडस्ट्री के रूप में थी, जिसमें क्या लेके जाया जाता था, जिसमें लेके आया जाता था ऑलिव ऑयल, जैतून का जो तेल होता था वो वहां से इसमें लेके आया जाता था। तो ये मैंने आपको बताया कि रोमन एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सेकेंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री के बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में। अब उसके बाद हम करते हैं इनका सोशल डिवीजन। सोशल जो डिवीजन किया गया था वो किस प्रकार से किया गया था, इसमें देखो दो तरह से किया गया था। एक तो फर्स्ट किया गया था कि अपर क्लास और सेकेंड जो लोअर क्लासेस थी उनके रूप में, और अब उनको क्या बोला जाता था। फर्स्ट जो था पैट्रिशियन एंड सेकेंड प्लीबियन, पैट्रिशियन एंड प्लीबियन। जब हम बात करते हैं रोमन एम्पायर की, तो रोमन एम्पायर में पैट्रिशियन कौन थे और प्लीबियन कौन थे। पैट्रिशियन की बात आती है तो पैट्रिशियन में काउंट होते थे वहां के रिच पीपल, बड़े लोग, अपर क्लास के लोग, यानी कि जो ऊपरी क्लासेस होती थी, जो जातियां होती थी, उनको काउंट किया जाता था। वो सारे के सारे इसमें आते थे, किसमें आते थे, वो सारे पैट्रिशियन में आते थे। एंड सेकेंड इज प्लीबियन। अब प्लीबियन में कौन लोग आते थे, प्लीबियन में आते थे बिल्कुल ही जो कह सकते हैं लोअर क्लासेस थी। हम मिडिल क्लास की भी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोअर क्लास की। लोअर क्लास एंड सेकंड नंबर पे आते थे स्लेव्स लोग, जो दास वगैरह होते थे वो आते थे। तो पैट्रिशियन और प्लीबियन, ये क्या था, रोमन एम्पायर में सोशल डिवीजन था, सामाजिक वर्गीकरण था एक प्रकार से, कि किस प्रकार से सोसाइटी में लोगों की जो कास्ट वगैरह थी, जो उनकी क्लासेस थी, उनका क्लासिफिकेशन किया गया था। किस बेस पे, पैट्रिशियन एंड प्लीबियन के बेस पे। पैट्रिशियंस में अपर क्लासेस के सारे लोग काउंट होते थे, और प्लीबियन में बिल्कुल जो लोअर क्लासेस थी, जिनको कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ही निचले दर्जे के लोग थे, जिनको यानी कि थे नहीं बट माना जाता था सोसाइटी में उन लोगों को। उसके बाद स्लेव्स। स्लेव्स की कंडीशन हम पहले ही बता चुके हैं आपको, कि एक तो उनको देखो जानवरों के साथ लड़ाई करिए तो स्लेव्स को लेके आया जा रहा है, कोई भी काम करवाया जा रहा है तो दासों से करवाया जा रहा है, साथ में फ्री बिना किसी वेजेस के, यानी कि फ्री लेबर के रूप में वो एक काम कर रहे हैं, बिना ही उनको कोई पैसे दिए। और उनकी कंडीशन इतनी बैड कह सकते हैं हम, कि बिना अपने मास्टर की परमिशन के वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, अपने उस स्थान को छोड़कर कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो ये कंडीशन थी रोमन एम्पायर में किनकी, स्लेव्स की। इससे पहले मैंने आपको दो टाइप्स के स्लेव्स बताए थे। जो इससे अपर उसमें आते थे उनको थोड़ा बहुत वेजेस दिया जाता था, थोड़ी बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत कह सकते हैं उनकी कंडीशन जो स्लेव कैटेगरीज थी उनसे थोड़ी सी बेटर थी। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रोजन की। ट्रोजन कौन थे, ट्रोजन थे एक फेमस एम्परर थे, रोमन एम्परर के फेमस एम्परर थे, हु रूल्ड फ्रॉम एज, एक कह सकते हैं कि जो ट्रोजन थे उन्होंने एक बहुत ही बड़े रूलर के रूप में रोमन एम्पायर में काम किया। रोमन कह सकते हैं ग्रेट रूलर के रूप में इनको याद किया जाता है। इससे पहले मैं आपको 3 से 4 जो रूलर थे वो बता चुकी हूँ, कि कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान जो एम्परर आए, जो राजा आए जिन्होंने रूल किया रोमन एम्पायर के ऊपर, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कौन है इसमें, ट्रोजन। अब इसने क्या किया था, एक्सपेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ रोमन एम्पायर।
सबसे ज्यादा फ्रंटियर्स का, सबसे ज्यादा सीमाओं का विस्तार करना। अब सीमाओं का, फ्रंटियर्स का विस्तार करने से यहाँ पर क्या मतलब है? फ्रंटियर्स का विस्तार करने से यहाँ पर मतलब है कि आप अपने राज्य की जो सीमाएं हैं, चाहे वो किसी दूसरे राज्य के ऊपर अटैक करके बढ़ा रहे हैं या फिर किसी दूसरे राज्य के साथ लड़ाई करके उसके ऊपर कैप्चर करके आप अपने राज्य का एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये काम किसने किया था? ये काम किया था ट्राजन ने। ट्राजन ने क्या किया था कि जो उनके रोमन एम्पायर की जो फ्रंटियर्स थी, जो सीमाएं थी, उनका विस्तार बहुत ज्यादा किया था, इसलिए इनको याद किया जाता है। साथ में इनका जो टाइम पीरियड था रूलिंग करने का, वो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा था। इसके बाद हम बात करते हैं सोलिडस की। अब इसके बाद आता है वर्ड इसमें सोलिडस। सोलिडस क्या होते थे? सोलिडस होते थे टाइप ऑफ कॉइन, यानी कि एक ऐसे टाइप के सिक्के होते थे, या हम इनको कह सकते हैं कि ये सोने के सिक्के होते थे। प्योर गोल्ड से बने हुए जो सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था सोलिडस। सोलिडस क्या थे? इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। सोलिडस सिक्कों का जो प्रचलन था वो किसने स्टार्ट किया? किसने बनवाने शुरू किए थे सोलिडस सिक्के? सोलिडस कॉइन्स बनाने शुरू किए थे कॉन्स्टाइन ने। कॉन्स्टाइन ने क्या किया था? ये क्या थे? एक टाइप के कॉइन्स थे जो कि इंट्रोड्यूस किए गए बाय कॉन्स्टाइन। अब इसके बाद इट वॉज मेड ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड। ये जो सिक्के होते थे ये किसके बने हुए थे? सोलिडस जो सिक्के थे वो प्योर गोल्ड के बने हुए थे। और इनकी जब वेटेज की बात करते हैं, इनके वजन की बात करते हैं, तो एक सिक्का बना हुआ था इनका 4.5 ग्राम का, यानी कि 4.5 ग्राम का एक सिक्का इनका बना हुआ था। और किसके बने हुए थे? ये प्योर गोल्ड के बने हुए थे। किसने इंट्रोड्यूस किए थे? ये इंट्रोड्यूस किए गए थे कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। अब बात करते हैं हम सोलिडस की कि सोलिडस क्या है? सोलिडस एक टाइप के कॉइन्स थे। कॉइन्स कह सकते हैं गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के थे जो इंट्रोड्यूस किए गए बाय कॉन्स्टेंटाइन। एंड इनका अगर वेटेज की बात करें तो 4.5 ग्राम का एक सिक्का इनका रहता था। अब उसके बाद हम करते हैं, ये हमने पढ़ा इसमें रोमन एम्पायर के बारे में, हम सारी ही चीजें इसमें रीड कर सकते हैं। सोसाइटी का, इसके जो मेन रूलर्स थे उनके बारे में हम रीड कर चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें डिक्लाइन ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। इससे पहले हमने सारी बात की कि रोमन एम्पायर जो था वो किस प्रकार एक्सपेंशन हुआ, किस प्रकार उसका विस्तार हुआ। साथ में हमने देखा कि कौन कौन से इसके ग्रेट रूलर थे जिन्होंने रोमन एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जाना, सोशल जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में जाना। अब इसके बाद हम करेंगे कि कोई भी सिविलाइजेशन होती है, जैसे कि हम रीड कर चुके हैं इससे पहले भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में रीड किया था। 12th में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में रीड कर रहे थे। तो इसमें कह सकते हैं कि जो ये सिविलाइजेशन थी इसका एंड किससे हुआ, डिक्लाइन की तरफ कैसे गई, पतन का क्या कारण थे इसके? तो इसमें सबसे पहले था इंपीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद, कि जब बाहर से कंट्रीज ने आकर यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दिया, यहाँ पर आकर उनके ऊपर कैप्चर करना शुरू कर दिया, साम्राज्यवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो इस कारण भी कहते हैं कि धीरे धीरे इसके जो प्रोविंस थे, इसके जो अलग अलग राज्य थे, उनके ऊपर जो कह सकते हैं विदेशी ताकतें थी उनका कब्जा होता गया। और ये एक बड़ा वास्ट जो एम्पायर था वो क्या हुआ कि धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में बढ़ता हुआ दूसरी बाहर की जो ताकतें थी उनके ऊपर इनका कब्जा होता गया और धीरे धीरे ये डिक्लाइन की तरफ चला गया। धीरे धीरे कह सकते हैं कि इसका जो पतन था वो हो गया। सेकेंड रीजन हम इसका देखते हैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड करप्शन। अब जब कह सकते हैं कि अलग अलग रूलर आ रहे हैं, वहां पर अलग अलग किंग आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आरंभ हो जाता है, यानी कि संघर्ष शुरू कर देते हैं लोग एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। तो यही एक रीजन था। और इसमें मेनली क्या था कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों के जो था राजनीतिक अस्थिरता का टाइम पीरियड था वो वहां पर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एक पार्ट का जो राजा है वो अपने उसको एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, दूसरा राजा है वो अपने राज्य का विस्तार करने की सोचेगा। और इसी के बीच में लेकर साथ में एक जो इनकी पोस्ट होती है उसको लेकर भी इनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आरंभ हो गए थे। तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, राजनीतिक जो संघर्ष था वो सबसे ज्यादा शुरू हो गया था रोमन एम्पायर में। उसके बाद करप्शन फैल गया था लोगों के बीच में भी, जनता के बीच में भी, और जो इनके ऑफिसर्स वगैरह थे, जो अधिकारी थे, जो काम कर रहे थे पूरे रोमन एम्पायर के लिए, उनमें करप्शन बहुत ज्यादा आ गया था, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया था। इसलिए कह सकते हैं कि जब ये दोनों ही चीजें किसी कंट्री में आ जाती हैं तो वो कंट्री प्रोग्रेस के बजाय डिक्लाइन की तरफ शुरू हो जाती है। उसके बाद रीजन है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन जो रिलीजन था, ईसाई जो धर्म था, उसका भी फैलाव जो हुआ था, इसके कारण भी जो रोमन एम्पायर था वो डिक्लाइन की तरफ गया था।
तो कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर रीजन नहीं था, लेकिन जितना ज्यादा इसका विस्तार हुआ, जितना ज्यादा ये एक्सपेंशन हुआ इसका, उतने ही कह सकते हैं कि अलग अलग रीजन के कारण फिर इसका जो अंत था वो शुरू हो गया था। इसमें मेन रीजन कह सकते हैं हम इम्पेरियलिज्म तो सबसे मेन पॉइंट है इसका, साम्राज्यवाद कह सकते हैं कि सबसे मेन पॉइंट था इसके खत्म होने का। उसके बाद उनके भीतरी आपस में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो उनकी राजनीतिक अस्थिरता का कारण था, साथ में जो करप्शन फैला हुआ था वहां पर, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इसके डिक्लाइन की तरफ ले जाने में। अब बात आते हैं सिविल वॉर की। सिविल वॉर क्या था? आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ए कंट्री। जब किसी कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, सिविल वॉर की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके अपनी ही कंट्री में, आपके अपने ही देश में जो टू कम्युनिटीज कह सकते हैं, दो कम्युनिटी कह सकते हैं, या बहुत सारी कम्युनिटीज कह सकते हैं, उनके बीच में क्या शुरू हो जाता है, उनके बीच में कह सकते हैं कि पावर के लिए या फिर कैप्चर करने के लिए सत्ता को, जब उनके बीच में संघर्ष होना शुरू हो जाता है तो उसको नाम दिया जाता है सिविल वॉर का। यानी कि आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री के बीच में जब दो ग्रुपों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, देश के अंदर तनाव की स्थिति फैल जाती है, लोग एक दूसरे के साथ हिंसा के लिए उतार हो जाते हैं, तो इसी चीज को कहा जाता है सिविल वॉर, यानी कि गृह युद्ध। अब उसके बाद आते हैं कि इसके लिए होता है सिविल वॉर, मेनली या तो कोई चीज होती है कि वो अपने राइट्स के लिए ये सारी चीजें होती हैं, या फिर दूसरी चीज हो सकती है कैप्चर करने के लिए पावर को, यानी कि आप सत्ता में आने के लिए जो सिविल वॉर है कि एक कम्युनिटी कहती है कि हमें जो पावर है वो हमें चाहिए, दूसरी कम्युनिटी आकर फिर उसी चीज को रिवाइज कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण क्या स्टार्ट हो जाता है किसी भी कंट्री में जो सिविल वॉर है ये स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिस्ट्री में हमने आज रिविजन किया चैप्टर 3 का, एंड थर्ड चैप्टर इज एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के बारे में हमने रीड किया। आई होप आप चैप्टर को बहुत अच्छे से, आपका रिवीजन हो गया होगा, अच्छे से आप चैप्टर को समझ गए होंगे। इसलिए चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखवाए गए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है, और एक बार रीडिंग जरूर कीजिए इस चैप्टर की, और चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और जो आपकी रफ नोटबुक है उसमें एक बार दोबारा से इसको राइट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।